हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पंकज कुमार एक बार फिर से आपके सामने आया हूं अकाउंट्स के कुछ वीडियोस को लेकर के। मैंने पिछली क्लास में आपको क्लास 12 के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन, फीचर्स और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो पिछला जो मेरा वीडियो था वो यही 2-3 टॉपिक्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया था आपको, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो होते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे और उन्होंने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा होगा, तो पिछले वीडियो को आप एक बार देखिएगा, तब जाकर के ये सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए मैं अपने पिछले क्लास की चीजों को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज यूजुअल वैसे ही प्रिपेयर करता है जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक वैसे ही एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। लेकिन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है, और भाई डिफरेंस होना भी तो लाजमी है ना। एक जो प्रिपेयर कर रहा है उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और एक दूसरा जो प्रिपेयर कर रहा है उसका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो अगर आप बोलो तो मैं सबसे पहले कुछ डिफरेंसेस आपको मैं बता सकता हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बीच में जो दोनों के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या होता है। एक सिंपल सी बात है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में प्रिपेयर किए जाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, बट फिर भी एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 स्टेटमेंट को प्रिपेयर किए जाते हैं। वैसे मैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बताऊंगा, मैं आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा, आगे के वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके के स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है, जिसमें पहला रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ये 3 स्टेटमेंट जो है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहां तक की बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। अब वहां से मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं, ध्यान से जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा होता है रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। मैंने आपको हेडिंग डाल रखा है, मैंने डेफिनेशन पहले लिख दिया। इसका एक रीजन ये है कि मेरे को डेफिनेशन लिखने में टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना पड़े। तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा आसान चीज है ये, और जब तक इसे आप समझिएगा नहीं तब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें होंगी। आखिर ये क्या है, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता क्या है? मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, दिस अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। क्या है ये? समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 2 बातों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला कि ये जो अकाउंट होता है, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ये एक समरी है, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। दिस इज समरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि जितने भी साल में कैश और बैंक ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस में होते हैं वो पूरे के पूरे इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये सिंपली क्या है, ये एक समरी है। और दूसरी बात, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। तो आपको पता है कि अकाउंटिंग के 2 बेसिकली बेसिस होते हैं, एक एक्रूअल बेसिस होता है, दूसरा कैश बेसिस होता है।
बहुत जगह मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैं आगे के क्लासेस में, आगे के वीडियोज में डिस्कस करूंगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मैं बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें मैं एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ सबसे पहले हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं कि रिसीव्स एंड पेमेंट्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। यहाँ पे समरी का एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है, मैं सिंपल से एग्जांपल आपको बताता हूं। कोई भी बिजनेस है, किसी भी बिजनेस में साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको क्या किया जाता है, आइदर कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, और कैश या बैंक अकाउंट बना करके जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको सारे ट्रांजैक्शन को डेट वाइज जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर जब ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं कैश बुक, या ऑलरेडी हम लोग कैश या बैंक में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो फिर दोबारा से ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि ये एक समरी है, ये पूरा का पूरा कैश और बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी समरी को यहां लिखा जाता है। ये पूरा फुल एक्सप्लेन्ड वे में पूरी तरीके से जो है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हर एक ट्रांजैक्शन की हर एक एंट्रीज को यहां पे हम लोग पोस्ट नहीं करते हैं। मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपको पता है, आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे। इंडिया में वैसे भी क्रिकेट को एक धर्म के रूप में देखा जाता है। क्रिकेट में टेस्ट मैचेस होते हैं। भाई टेस्ट मैच चलता है कितने दिनों का है? पूरे 5 दिनों का। अब हम लोग जैसे लोग जो हैं क्रिकेट को लेकर के काफी इंटरेस्टेड है। हम लोगों का भी मन करता है कि ना 5 दिन टीवी पर बैठे कौन भाई, टीवी के सामने 5 दिन कौन बैठे, झूठ मूठ का ऐड देखते रहे, एडवर्टीजमेंट देखे, प्रचार देखे, तो बॉलर दौड़ रहा है, कैप्टन जो है उसको ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, भाई तुम अपनी फील्डिंग को जो है वो अपने अलग अलग जगह पे प्लेयर्स को रख रहा है, फील्डिंग सजा रहा है। और एक तो ये पूरे के पूरे 5 दिन चलते हैं मैचेस। और एक दूसरा होता है, आप देखिएगा पर डे एवरीडे मैचेस पूरे खत्म होने के बाद 10 मिनट जो है लास्ट में वो समरी देता है। समरी में क्या होता है, जो पूरा दिन भर जो मैच चला, ये 5 दिन का जो मैच चला, क्या समरी उससे अलग थोड़ी हो जाता है? वो भी तो वही सारी चीजें होती है ना जो मैच में चला। हाँ, लेकिन उसमें होता क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं समरी में वो दिखाया जाता है। जैसे कब विकेट गिरा, कब किसी फील्डर ने बाउंड्रीज मारा, किसी ने अगर अच्छा कैच लपका, किसी की कोई अच्छी बॉल हुई, कोई रन आउट हो गया, कोई चौका मारा, कोई छक्का मारा। ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जो है ना, वो समरी में दिखाया जाता है। तो उसी तरीके से कोई भी जो रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनपीओ के लिए, पूरे साल में जो कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जो कैश और बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, उस ट्रांजैक्शन की क्या है, ये समरी है। ये केवल और केवल एक समरी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और दूसरा कहता है कि इसे हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग के यहाँ पे 2 बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जनरली जितने भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे क्या करते हैं, अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और एक्चुअल बात भी यही है कि जो भी करेक्ट प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना हो किसी भी बिजनेस का, तो वो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे ही क्या किया जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा सकता है। वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे कभी भी नहीं हो सकता है। आखिर ये कैश बेसिस कहता क्या है? What is cash basis of accounting? Cash basis of accounting का मतलब होता है, कहता only those transactions should be recorded in the books of account. Only those transactions should be recorded in the books of account. Either which is received during the accounting year or paid during the accounting year. It is immaterial whether it is related to previous year, करंट ईयर और एनी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। मतलब क्या हुआ कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी वैसे ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं जो करंट अकाउंटिंग ईयर में या तो हमने कैश में रिसीव किया है या हमने कैश में पेमेंट किया है, चाहे वो किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड। Irrespective of that, आगे क्या बोलता है, आगे की बात को मैंने समझिएगा। Irrespective of that, whether it is
ऑफ रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन और वेदर इट इज ऑफ कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, चाहे वो रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन हो या फिर कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो। और आपको रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में आप अच्छे से समझते होंगे कि रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शंस कौन से होते हैं, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं। और अगर आप नहीं भी समझते होंगे तो मैं आगे के क्लासेस में इसे मैं जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज जो होता है ना वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जाता है। मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, तो यहाँ पे दो तीन बातें जो है यहाँ पे निकल के हमारे सामने आती है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या कहता है। पहला, कैश रिसीव्स एंड कैश पेमेंट, कैश रिसीव्स एंड कैश पेमेंट, वेदर it is related to current year, previous year or any next accounting year। दूसरा कहता है कि इसमें किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। आगे मैं अभी इसके फीचर्स में बताऊंगा, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स के तो फीचर्स में आपको समझाऊंगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो या फिर वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हो, यानी कि किसी भी नेचर का ट्रांजैक्शन हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज जो है वो आपका क्या कहलाता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है, ये आपको इसका डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट is a summary of cash and bank transaction of a not-for-profit organization during the accounting period. It is prepared on the basis of cash basis of accounting, है ना। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो अकाउंट होता है आखिर वो किस नेचर का है। आपने पढ़ा होगा गोल्डन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आपने पढ़ा होगा क्या बोलता है अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिस बेसिस पर लोग जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो रियल अकाउंट होता है, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, ये रियल अकाउंट के नेचर का होता है। आपने रियल अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा, आपने रियल अकाउंट के बारे में समझा होगा, आपको पता है कि रियल अकाउंट क्या है और इसके रूल्स भी पता होंगे आपको। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे आप क्या कर लो, डेबिट कर लो, और जो जा रहा है उसे आप क्या करो, क्रेडिट कर लो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो। ये तो आपका गोल्डन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे हो गया। अगर हम लोग अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे करें तो बोलता है कि ये हमारा क्या है, एक ये असेट्स अकाउंट के नेचर का है। ये किस अकाउंट के नेचर का है, एसेट्स अकाउंट के नेचर का है ये हमारा, है ना। तो एसेट्स अकाउंट के नेचर का, तो एसेट्स अकाउंट का नेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि अगर आपके पास एसेट इंक्रीज कर रहा है उसे आप डेबिट करो, अगर आपके पास एसेट डिक्रीज करता है उसे आप क्रेडिट करो। कि अगर एसेट इंक्रीज करता है तो कैश और बैंक अकाउंट क्या है, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन क्या है, ये तो हमारे लिए एसेट्स है ना बिजनेस के लिए। अगर वो आपके पास इंक्रीज करता है उसे आप डेबिट करो और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करो। तो चलिए मैं कुछ इसके फीचर्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का इसके फीचर्स जो है मैं उसके बाद जो है मैं इसे बना करके भी आपको बताऊंगा कि हम लोग इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। लेकिन पहले मैं इसको अच्छे से एक बार समझा दूं ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप बनाओ तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहला कहता है नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। ये किस अकाउंट का होता है, ये रियल अकाउंट या फिर कह सकते हैं एसेट्स अकाउंट, ठीक है ना। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये एक रियल अकाउंट के नेचर का होता है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेबिट और व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। कि जो आपके पास आ रहा है उसे आप डेबिट कीजिए और जो आपके पास से जा रहा है किस सेंस में, कैश और बैंक के सेंस में। कि जो आपके पास आ रहा है उसे आप डेबिट कीजिए और जो आपके पास से जा रहा है उसे आप क्रेडिट कीजिए। तो ये किस नेचर का होता है, सबसे पहले कहता है नेचर ऑफ अकाउंट मींस ये दिस अकाउंट इज रियल अकाउंट इन नेचर, है ना। ये अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट के नेचर का होता है। दूसरा कहता है, दूसरा फीचर है ना, स्टार्टेड विद द
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं इसमें, स्टार्टेड विद दिस अकाउंट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैलेंस अवेलेबल इन द बैंक। आपने कैश बुक भी तो इसी तरीके से बनाया होगा, कैश बुक का भी प्रिपेयर आपने इसी तरीके से किया होगा कि जब भी आप कैश बुक चाहे डबल कॉलम बनाओ, ट्रिपल कॉलम बनाओ, सिंगल कॉलम बनाओ, सिंगल कॉलम में तो बैंक बैलेंस होता नहीं है। तो जब भी आपने कैश बुक को भी स्टार्ट किया होगा तो उसमें भी आपने क्या किया होगा कि कैश और बैंक के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उस ओपनिंग बैलेंस के साथ जो है आपने क्या किया होगा, उसे आपने प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, तीसरा जो है मैंने आपको बताया कि ये रियल अकाउंट के नेचर का ही है, और रियल अकाउंट का मतलब ही होता है ऑल सम रिसीप्ट्स आर डेबिटेड एंड ऑल सम्स पेड आउट आर क्रेडिटेड वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। ठीक है, तो इसका मैं एक बार इसको मैं लिख देता हूं आपको, ऑल सम्स रिसीव्ड are debited and all sums paid out are credited whether it is or revenue or capital। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो भी आप रिसीव कर रहे हो, कुछ भी अगर आप रिसीव कर रहे हैं कैश में, उसे हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड कर देते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ भी अगर आप पेड कर रहे हो तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जो आप रिसिप्ट कर रहे हैं उसे आप डेबिट में रिकॉर्ड करो, और जिसे आप पेमेंट कर रहे हो उसे आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, चाहे वो किसी भी नेचर का क्यों ना हो। किसी भी नेचर का मतलब क्या हो गया, किसी भी नेचर का मतलब हुआ यहां दो बातें, पहला चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो और दूसरा कैपिटल नेचर का हो। ठीक है ना, रेवेन्यू चाहे वो क्या है, क्रेडिट वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर, है ना, और कैपिटल इन नेचर, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो, किसी भी नेचर का क्यों ना हो, हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आपको पता है रेवेन्यू में एक बार शॉर्ट में केवल आपको डिस्कशन करता हूं कि रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंसेस क्या है। आपको वैसे पता भी होगा, आपने 11 में भी पढ़ा कि एक सिंपल से लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन का मतलब चाहे वो कोई भी वैसा ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट हम लोग करंट अकाउंटिंग ईयर में ले रहे हैं, जिसका बेनिफिट हम लोग करंट अकाउंटिंग ईयर में ले रहे हैं, या फिर जिसको हम लोग राइट ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर में कर ले रहे हैं, वो हमारा रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन कहलाता है। या फिर जिसे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और करंट अकाउंट, करंट क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, वैसे ट्रांजैक्शन जिसे हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, जो हमें जिसका हम लोग यूज जो है 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा हो, उस तरह के ट्रांजैक्शन को जो है हम लोग कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में वैसे मैं अभी यहां पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं इसके बारे में सिंपली जो है मैं आगे के क्लासेस पे मैं बताऊंगा, वो जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको बता दूंगा तब फिर मैं रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को भी मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये समझोगे नहीं तब तक फिर आगे जो है आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये 3 हो गया, पहला रियल अकाउंटिंग नेचर, दूसरा स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, और तीसरा क्या बोलता है, जो भी रिसिप्ट करते हैं उसे हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जो पेमेंट करते हैं उसे हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो। ठीक है, तीसरा नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस are
नॉट रिकॉर्डेड, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब क्या हो गया कि जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, लाइक आउटस्टैंडिंग हो गया, लाइक कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शंस जो होते हैं ये नॉन कैश ट्रांजेक्शंस कहलाते हैं। तो किसी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन को जो है हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों इसमें रिकॉर्ड क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि हम लोग जो है इसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपेयर करते हैं। इसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है पूरी तरीके से। इसलिए जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं उस नॉन कैश ट्रांजेक्शन को यहां पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और यही रीजन है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बेसिस ऑफ अकाउंट को फॉलो नहीं करती है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अगर हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर जानना चाहते हैं तो केवल क्या बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन होते हैं क्या? उसमें तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी होते हैं। और जब तक नॉन कैश ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक तो कभी भी कोई बिजनेस जो है हमारा करेक्ट प्रॉफिट या लॉस जो है हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं उस नॉन कैश ट्रांजेक्शन को जो है हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद कहता है, ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर इसको इरेज कर दे रहा हूं, शायद आपने डेफिनेशन को अगर नोट करना हो तो नोट कर लिया होगा। मैं ऊपर भी लिख दे रहा हूं, इट records all such transactions whether it belongs to current year, previous year और नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या हो गया इसका कि इसमें वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है चाहे वो किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड क्यों ना हो। बस शर्त बच्चों एक ही है कि वो कैश और जो होना चाहिए, जो रिसिप्ट होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, वो ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए। वो किसी भी ईयर से रिलेटेड क्यों ना हो, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। बशर्ते एक ही शर्त है कि वो करंट अकाउंटिंग ईयर में होना चाहिए, है ना। वो करंट अकाउंटिंग ईयर में या तो हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं या करंट अकाउंटिंग ईयर में हम लोग या तो पेमेंट कर रहे हैं। वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, इट डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए कहता है कि इट रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शन वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एनी अकाउंटिंग ईयर और द नेक्स्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में। एक और इसकी अगर बात करें, एक और फीचर की बात करें, और ये हमारा लास्ट फीचर है इसमें कि दिस अकाउंट इज क्लोजेज with closing balance of कैश एंड बैंक। ये इसका लास्ट फीचर है। मतलब क्या हो गया कि ये जो अकाउंट होता है, जब सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं तो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद इसमें जो है जब भी इसको हम लोग क्लोज करते हैं वो कैश और बैंक के जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है हमारा उसके साथ हम लोग इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी पेमेंट्स होते हैं उसे हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि ऐसे भी ये तो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में प्रिपेयर करते हैं, जब ये पूरा प्रिपेयर कर लेंगे तो प्रिपेयर करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा आइदर कैश का बैलेंस होगा या हमारा बैंक का बैलेंस होगा। तो ये जो है ये टोटल जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के फीचर्स थे जिसे मैंने अभी डिस्कशन किया। पहले मैंने इसके डेफिनेशन बताया और इसके बाद जो है ये 5 फीचर 1 2 3 4 5 फीचर जो है यहां से निकल के आ रहे हैं। पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। फर्स्ट, नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट में क्या हो गया, ये 6 फीचर है। इवन ये रियल अकाउंट के नेचर का होता है या फिर एसेट्स अकाउंट के नेचर का होता है। आपको पता है रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है। दूसरा, स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये जो अकाउंट होता है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस के साथ स्टार्ट किया जाता है। एंड नंबर थर्ड, ऑल सम रिसीप्ट्स
are debited and all sums paid out are credited whether it is of revenue nature or capital nature. It means that कि जितना भी रिसीव्ड होता है, जो भी हमने कैश में रिसीव्ड किया है उसे हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया और जितना भी हमने कैश में पेमेंट किया उसे हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया, है ना, चाहे वो किसी भी नेचर का हो। मतलब किसी भी नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम सैलरी पेड कर रहे हैं तब भी हम लोग इसमें रिसीव करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम कोई बिल्डिंग के लिए पेमेंट कर रहे हैं तब भी हम रिकॉर्ड करेंगे। आपको पता है कि अगर हम लोग सैलरी पेड करते हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होता है। अगर हमने एक बिल्डिंग परचेज किया उसके लिए अगर हमने पेमेंट किया तो वो हमारा कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि सैलरी पेड किया तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और अगर हमने बिल्डिंग परचेज किया तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। दोनों में डिफरेंसेस यही है कि एक का बेनिफिट केवल करंट अकाउंटिंग ईयर में हम लोगों ने लिया और एक का जो बेनिफिट है वो हमने एक से ज्यादा टाइम के लिए लिया, एक से ज्यादा साल के लिए हमने उसका बेनिफिट लिया। अब ऐसा थोड़ी है हमने एक बिल्डिंग परचेज किया तो बोलेंगे नहीं भाई इसको एक ही साल में यूज करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे बिल्डिंग को हम लोग गिरा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो इसीलिए जो है एक रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया और एक हमारा कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया। इसके बाद की अगर बात करूं नंबर 4, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड हियर। नॉन कैश ट्रांजैक्शन मींस, है ना, ट्रांजैक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन, ट्रांजैक्शन related to credit purchase and sales of the मतलब goods, ट्रांजैक्शन ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग। ये जितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन को जो है हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और इसके बाद है इट रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस वेदर इट इज बिलोंग टू करंट अकाउंटिंग ईयर, प्रीवियस ईयर और फिर एनी नेक्स्ट अकाउंटिंग कि किसी भी ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्यों ना हो उसको हम लोग क्या करते हैं इसमें इसको रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद लास्ट मैंने बताया आपको, है ना, दिस अकाउंट इज क्लोज्ड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अगर इसके बाद जो मैं इसको एक फॉर्मेट बना करके जो है मैं रिसीप्ट से पेमेंट को समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स जानने के साथ साथ जो है इसको प्रिपेयर करना भी जो है आपको जानना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं तब फिर आपको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा दोस्तों फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से लेजर का फॉर्मेट होता है उसी तरीके से इसका भी जो है वो फॉर्मेट होता है। तो मैं इसको जरा बना रहा हूं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब जिस डेट में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कैश और बैंक का एक सिर्फ समरी होता है। ये पूरा साल भर में कैश और बैंक के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उस सारे ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें केवल क्या किया जाता है उसके समरी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जिस डेट में हम लोग उसको बना रहे हैं उस डेट के लिए हम लोग इसमें डेट डाल देंगे फॉर द ईयर एंडेड। इस भी डेट के लिए हम लोग बना रहे हैं, है ना, उसमें हम लोग डेट डाल देते हैं। अब इसको भी बिल्कुल लेजर की तरह प्रिपेयर हम लोग जिस तरीके से हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं उस तरीके से इसे भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। और डिफरेंस क्या है, अब बोलोगे सर लेजर में तो डेट का भी कॉलम होता है लेकिन रिसीप्ट से पेमेंट में डेट का कॉलम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर आपको बताया कि एक सिर्फ समरी होती है। अच्छा एक चीज और मैं बार बार एक चीज में बोल रहा हूं, ये एक सिर्फ समरी होती है कैश और बैंक की। तो आप बोलोगे सर समरी की क्या जरूरत है, ऑलरेडी जब पूरे साल के ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं, सारे चीजों को रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग, तो फिर इसमें समरी बनाने की जरूरत क्या है। तो बच्चों मैं एक बात आपको मैं बताता हूं, नॉर्मली क्या होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स होते हैं, जो उसमें मैनेजिंग कमेटी के जो लोग होते हैं, जो पूरे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, वो लोग बेसिकली बड़े आदमी होते हैं। बहुत बार तो वो बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो शुरू से पूरे साल भर में जितने भी कैश के रिसिप्ट्स हुए या पेमेंट्स हुए हैं वो कैश बुक को अपना देखें, क्योंकि पूरे साल भर में ना इतना कम से कम इतने जो है वो कैश के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो कैश बुक प्रिपेयर किए जा सकते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि जो पर्टिकुलर हेडिंग्स में जितना भी भाई कैश रिसिप्ट्स हुआ या कैश पेमेंट हुआ वो केवल एक बार डेटा देख लेते हैं। ओनली लैक ऑफ टाइम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आखिर हम लोग टाइप के जो लोग हैं वो दिन भर बैठ के मैसेज नहीं देखते हैं, उनके उतना टाइम भाई किसके पास है। हम लोग क्या करते हैं, लेकिन जानना तो हम लोग को भी जरूरी है ना कि भाई रिजल्ट क्या हुआ, सचिन कैसा खेला, धोनी कैसा खेला, विराट कोहली कैसा खेला, बुमराह ने कैसी बॉलिंग कराई, जानना हम लोग भी तो जानना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शाम में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो है उन चीजों को एक बार देख लिए, समरी देख लिए, तो पूरे मैच के बारे में लगभग एक अनुमान मिल गया, एक पता चल गया। मेन रीजन कहां है,
क्या रीजन है? हम लोग वहां बैठ के देखते हैं, लैक ऑफ टाइम। हम लोग टीचर आदमी हैं, छोटे मोटे आदमी हैं, टीचर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो हमारे पास उतनी टाइम होती नहीं, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि दिन भर बैठ करके जो है उन सारे मैचेस को हम लोग देख चले। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग सामने एक समरी हमने देख लिया तो पूरे मैच के डिटेल्स के बारे में पता चल गया। तो उसी तरीके से रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी जो है एक समरी के रूप में इसको यूज किया जाता है, और इसीलिए हर ट्रांजैक्शंस के लिए इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है। केवल जिस दिन हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस दिन का हमने डेट डाल दिया। हाँ, डेबिट और क्रेडिट एज यूजुअल वैसे ही होती है जिस तरीके से हम लोग वहां पे प्रिपेयर करते हैं किसी भी लेजर में। डेबिट साइड में मैंने आपको बोला कि रिसीप्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और क्रेडिट साइड में जो है पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पेमेंट्स रिकॉर्ड कर दिए, ये अमाउंट का कॉलम है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैं किसी स्कूल का जो है, आप स्कूल, चूंकि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैक्सिमम बच्चे जुड़े हुए हैं, स्कूल से बड़ा नजदीकी रिलेशनशिप है, उसके के बारे में आप समझ भी सकते हो कि किस तरीके के ट्रांजैक्शन उसमें होते हैं, उनके कौन कौन से इनकम के सोर्स हैं, उनके कौन कौन से एक्सपेंसेस के सोर्स हैं। तो इसीलिए आपको वो ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलो मैं एक सिंपल सा स्कूल का जो है मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाता हूं, और स्कूल का जो है मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये आप चीजें को बहुत अच्छी समझ में आएगी, और आपको पता भी, जैसा आपको मैंने बताया था कि स्कूल एक ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसे संस्था है जहां आपके अनुसार आपके पिताजी को लूटा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई कौन कौन से वो सोर्सेस हैं जहां आपके पिताजी लुटाते हैं जाकर के। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है इसके हम लोग ओपनिंग बैलेंस के साथ हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस जो होगा, टू, आपको पता है क्योंकि एसेट्स अकाउंट और एसेट्स का बैलेंस जो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में हमने लिखा। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है ये आइदर कैश का या फिर बैंक का भी हो सकता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बैंक के, अलग अलग बैंक के जो है वो अकाउंट्स होते हैं। तो कैश का जितना बैलेंस है, कैश का चूंकि हमेशा डेबिट ही बैलेंस होता है, वो कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए डेबिट बैलेंस होता है, हमने इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, जो भी इसके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। लेकिन बैंक का जो बैलेंस है, मान लो 5 अकाउंट में, 6 अकाउंट में जो है उन लोगों ने क्या कर रखा है, क्या बोलता है, अकाउंट ओपन कर रखा है, और उसमें जो कुछ ऐसे भी अकाउंट हो सकते हैं जिसका उनका क्रेडिट बैलेंस हो, जहां पे तो अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे डेबिट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि बैंक का जो है वो क्रेडिट बैलेंस हो। अगर वो क्रेडिट बैलेंस होता है तो फिर उसको क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं बाई बैलेंस बीडी। जिस भी बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, जिस भी बैंक का बैलेंस क्रेडिट होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा, उसे हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। तो मेरी बात आ रही समझ में? तो सबसे पहले क्या है कि जो ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का, हमने क्या किया, उस ओपनिंग बैलेंस के साथ यहां पे हमने स्टार्ट किया इसमें। उसके बाद दूसरा, अब एक सिंपल सोचिए कि स्कूल में जो है किस तरह के उसके रिसीप्ट्स के सोर्सेस क्या है, उसके इनकम के सोर्सेस क्या है। तो सबसे मेन सोर्स जो है उसका है ट्यूशन फी रिसिप्ट, है ना। ट्यूशन फी वही अमाउंट होता है जो आपके पिताजी को लूटा जाता है स्कूल में, है ना। चलिए अदरवाइज नहीं लीजिएगा, जस्ट मैं मजाक कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, कोई भी लोग, हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने खर्चे होते हैं, और उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए जो है उनको फी निकालना ही पड़ेगा वहां से। उनको ट्यूशन फी आखिर वो देगा, तो वो खर्चे आपके लिए कर रहे हैं तो आपको ट्यूशन फी तो आप ही को पे करना पड़ेगा ना। तो यहां सबसे पहले क्या है, ट्यूशन फी। तो ट्यूशन फी जितना भी हुआ उनका, वो लोग ट्यूशन फी जो भी रिसीव कर रहे हैं, चाहे 100 रुपए हो, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000, जो जिस लेवल का स्कूल होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग बच्चों से क्या करते हैं, वो लोग ट्यूशन फी कलेक्ट करते हैं। तो जो भी उनका ट्यूशन फी, जो जितना भी उन्होंने रिसीव किया, वो ट्यूशन फी हमने क्या किया, उसके लिए रिसीप्ट का सोर्सेस है, उसे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद और उनके दूसरे कलेक्शंस हो सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए कभी कभी स्कूल वाले क्या होता है, ट्यूशन फी के अलावा आपसे क्या करते हैं, स्पोर्ट्स फी लेते हैं, एडमिशन फी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं, एग्जामिनेशन फी लेते हैं। आजकल तो पता नहीं किस किस तरह के फीस आ गए, आप लोग देते होंगे, आपको ज्यादा आइडियाज होगा, है ना। कहीं कोई इवेंट फीस ले रहा है, कहीं घुमाने के लिए ले जा रहा है, उसके नाम से फीस लिया जा रहा है, आई कार्ड के नाम से फीस लिए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके की जितने भी तरह के फीस है, मैं चलो सिंपल सी मानता हूं, स्पोर्ट्स क्या बोलता है, फीस रिसीव, या फिर चलो एग्जामिनेशन फी रिसीव, एग्जामिनेशन फी रिसीव, जो भी है एग्जामिनेशन फी रिसीव हो रहा है, तो मैं उस एग्जामिनेशन फी के एक कॉलम मैंने मान लिया। इसके अलावा भी और जितने भी फीस है आपको पता होगा। अब सिंपल सोचो, स्कूल के अर्निंग के और क्या क्या सोर्सेस है। चलो आप लोग, स्कूल क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड करती है,
तो वो ट्रांसपोर्टेशन फीस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन फीस, है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन फीस हो गया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन फी भी उनका एक रिसिप्ट का सोर्सेस हो गया। इसके अलावा स्कूल में कैंटीन चलाते हैं वो लोग, तो कैंटीन से जो कलेक्शन आता है उन लोगों का, तो टू कैंटीन कलेक्शन, कैंटीन कलेक्शन हो गया। इसके अलावा आप अगर देखें कैंटीन कलेक्शन के अलावा क्या और स्कूल में कौन सी चीजों को रिसिप्ट किया जाता है, किस तरह की फीस को रिसिप्ट किया जाता है। अगर मान लो कि स्कूल किसी एनजीओ वगैरह से जुड़ा हुआ हो, तो वहां से क्या है कि अगर उसको कोई डोनेशन मिल गई या कोई ग्रांट्स मिल गया, तो उस तरह के जो ग्रांट्स हैं या फिर डोनेशन जो है, जो भी चीजें हैं, ये भी उस तरह का एक रिसिप्ट ही हो सकता है। मान लीजिए, चलिए इतने सारे जो है, मैं बहुत ज्यादा चीजों को नहीं लेता हूं, मान लीजिए इतने सारे जो है वो एक स्कूल को रिसिप्ट हो रहे हैं। अब भाई रिसिप्ट उसके तो खर्चे भी है ना, वो तो पेमेंट ही करता है, पेमेंट भी करता है ना। ऐसा थोड़ी कि स्कूल केवल रिसिप्ट ही किया जा रहा है, वो केवल फीस ले ही रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन फी ले रहा है, उसके अपने खर्चे भी है ना। तो उसके सबसे मेजर जो सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपका क्या होता है, टू और बाई एज यूजुअल वैसे ही लिखेंगे जिस तरीके से हम लोग लेजर में प्रिपेयर करते हैं। लेजर को प्रिपेयर करते टाइम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बाई टीचर्स फी, टीचर्स सैलरी, क्योंकि भाई टीचर को वो लोग सैलरी पे करते हैं, और जब तक टीचर को सैलरी पे नहीं करेंगे तब तो टीचर उनके यहाँ काम करेंगे नहीं। चाहे वो 5,000 रुपए की सैलरी दे, चाहे वो 50,000 रुपए की सैलरी दे। अरे भाई मंदिर भी होता है, तो मंदिर में भी पुरोहित को जो है ना वो पैसा देना पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को सैलरी देनी पड़ती है। कौन 2 दिन 4 दिन 5 दिन की बात रहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी कर देगा। लेकिन अगर सालों साल पढ़ाना है तो उनको भी, तो जो उनके टीचर्स हैं, जो स्टाफ उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी तो अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। उनको भी तो अपने घर परिवार चलाना पड़ता है, उसके लिए उनको भी सैलरी चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि टीचर्स की सैलरी जो है उनका पेमेंट का सोर्स हो गया। इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ को भी वो लोग सैलरी पे करते हैं, सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। चलिए, ये भी उनका एक पेमेंट का सोर्स हो गया। यहां भी वो लोग एक्सपेंस करेंगे। अरे केवल स्कूल में केवल टीचर ही थोड़ी रहते हैं, केवल पढ़ाने वाले लोग थोड़ी होते हैं। इसके अलावा भी तो बहुत नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, जिसमें आपका क्लर्क होता है, माली होता है जो फूल वगैरह में पानी देता है। अब आप स्कूल जाते हैं तो खुद ही झाड़ू लगा के थोड़ी बैठ जाते हैं, वहां झाड़ू लगाने वाले, पोछे लगाने वाले भी लोग भी होते हैं, है ना, जो झाड़ू पोछा लगाता है। इसके अलावा और भी ऐसे नॉन टीचिंग क्लर्क होते हैं, फिर या फिर प्यून वगैरह होते हैं, है ना, गार्ड होता है गेट के पास, ड्राइवर होता है। ये अलग अलग तरीके के नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं, उनको भी स्कूल को सैलरी देनी पड़ती है। तो ये हो गए। इसके अलावा स्कूल में क्या होता है, हर आप कभी भी स्कूल में देखिएगा लगभग क्या होता है, सालों साल उसकी बिल्डिंग बनती चली जाती है। इसके रीजंस क्या है, कोई भी स्कूल एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। वो क्या करता है, जैसे जैसे वो फंड कलेक्शन होता है, जैसे ऐसा उसका इनकम होता है ना, सरप्लस होता है, उसी को क्या करता है फर्दर वो कंस्ट्रक्शन में अपना लगा देता है। तो जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं या फिर और भी बसें परचेज करते हैं, इस तरह की जो भी सारी चीजें होती है वो भी इसके पेमेंट का एक सोर्स होता है। मैंने यहाँ पे दिया था कैंटीन कलेक्शन, तो कलेक्शन भाई केवल कैंटीन से कलेक्शन भी होता है, कलेक्शन के साथ उसको एक्सपेंसेस भी तो होता होगा ना। तो चलिए ये भी उसका एक्सपेंसेस का सोर्स है, उसका पेमेंट का सोर्स है, टू कैंटीन एक्सपेंसेस। ये भी जो है उसका एक एक्सपेंसेस का सोर्स है, क्योंकि कैंटीन में जो भी आप लोग बच्चों जब भी टिफिन होती होगी तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ आपको परचेज करना है, कुछ खाने पीने की जरूरत है, तो आपको स्कूल से बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। तो स्कूल कैंपस में जो कैंटीन बनी हुई होती है वहीं से आप जो भी सारी चीजें वहां बिक रही होती है वो उन सारी चीजों को आप परचेज कर सकते हो। तो आखिर स्कूल वालों को भी तो उसमें खर्चा लगता है ना, तो कैंटीन एक्सपेंसिव हो सकती है। इसके अलावा चलो मैं इसके अलावा और भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस उनके लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको आप ये है ना मार्कर, ये बोर्ड, इसे एक चौक, है ना, स्टेशनरी वगैरह उनके भी खर्च आते होंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल उनको लगते होंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या बिल जो भी आप इसको लिखो, ठीक है। इसके अलावा अगर उन लोगों ने क्या किया, बिल्डिंग वगैरह बनाया, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, चलो एक बार मान लेता हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये उसके एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब जो भी है उनके सारे एक्सपेंसेस यानी कि पेमेंट के सोर्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आप
भी समझते होगे चीजों को, आप चूंकि स्कूल जाते हैं तो आपको भली भांति जो है इसके बारे में जानकारी होगी, आपको मालूम होगा। अब क्या करते हैं, ये हमारा जो हो गया एक स्कूल का जो है ये रिसीप्शन पेमेंट्स अकाउंट हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिट साइड में टोटल को ऐड कर देते हैं, क्रेडिट साइड में चीजों को माइनस, जो भी इसमें एक्सपेंसेस दिए उसे माइनस कर देते हैं। जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है जब हम लोग क्लोज करने लगेंगे, जब रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जिसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा बाई बैलेंस सीडी, चाहे वो कैश का बैलेंस हो चाहे वो बैंक का बैलेंस हो, जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, यहां इसको टोटल कर देते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कैश तो ऑलवेज इसका डेबिट ही बैलेंस होगा, लेकिन बैंक का जो बैलेंस हो सकता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। हो सकता है उसने ओवरड्राफ्ट ले रखा होगा, स्कूल ने क्या किया होगा, लोन बैंक से ले रखा होगा, क्योंकि उनके पास जरूरी नहीं उतने फंड होते हैं अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, है ना, वो लोन भी ले सकते हैं। तो इसीलिए उसका डेबिट के जगह उसका क्रेडिट बैलेंस भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये तो जो था आपका एक स्कूल का था। इसी तरीके से आप हॉस्पिटल के बारे में बना सकते हो, इसी तरह का आप क्लब के बारे में बना सकते हो, इसी तरह का आप स्पोर्ट्स जो क्या बोलता है क्लब है उसके बारे में बना सकते हैं, लाइब्रेरीज के बारे में बना सकते हैं। जितने भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, किसी का भी जो है रिसीप्शन पेमेंट्स के बारे में आप क्या करोगे, आप बनाओगे। मैं चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर आप हॉस्पिटल के बारे में आप सोचो तो हॉस्पिटल में भी क्या है, आप इसमें जो ट्यूशन पे रिसीव हो रहा है, ये सब आपका ट्रांसपोर्टेशन फीस है, ये सब की जगह जो है उसमें क्या क्या रिसीव हो सकते हैं भाई, जितने भी, चलो मैं एम्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या है कि 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, क्योंकि बहुत सस्ते में इलाज होता है, 5 रुपए 10 रुपए में जो है उनका क्या होता है, कंसल्टेंसी होता है, वो इलाज वो लोग करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ तो उनका जरूर रिसीव होता होगा, है ना। तो जो भी उनका भी फीस रिसीव होता है ना, उसके बाद जो है उनके गवर्नमेंट से जो है जितने भी डोनेशंस उनको मिलते हैं, ग्रांट उनको मिलते हैं, वो उनका कलेक्शन होता है। वो बहुत तरह के टेस्ट वगैरह करते हैं, वो उनका एक तरह का फीस रिसीव होता है ना। इस तरह के अलग अलग जो फीस, ऑपरेशंस वहां पे होते हैं, ऑपरेशन के भी कुछ फीस होते हैं, वो रिसीव होते हैं। तो अलग अलग क्या है, उनका ये रिसिप्ट का सोर्सेस है। उनके एक्सपेंसेस भी बहुत तरह के होते हैं, उनके डॉक्टर्स रहते हैं, नर्स रहते हैं, नॉन क्या बोलता है टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं, उन लोगों को सैलरी उन लोगों को पे करनी पड़ती है। मेडिसिन के एक्सपेंसेस होते हैं, तरह तरह के उनको इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करने पड़ते हैं, उसके होते हैं। उसके अलावा बेड है, तकिया है, चादर है, मेट्रेसेस है, ये अलग अलग तरीके के ढेर सारे उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं, और भी जितने भी एक्सपेंसेस बनते हैं, तो उन सारे एक्सपेंसेस को हम उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। मेडिसिन के खर्चे उनके आते हैं, उनको हम लोग पेमेंट करते हैं। तो हॉस्पिटल का भी जो है एज यूजुअल वैसे बनता है, लेकिन मैंने स्कूल का आपको इसलिए बताया कि स्कूल वाली चीजें जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो होप सो ये जो मैंने रिसीप्शन पेमेंट्स के बारे में आपको बताया यहाँ पे वो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे तो 3 चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया है। पहला डेफिनेशन ऑफ रिसीप्शन पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा फीचर्स ऑफ रिसीप्शन पेमेंट्स अकाउंट, और तीसरा मैंने जो है रिसीप्शन पेमेंट जो है वो मैंने बना के आपको बताया, है ना, कि किस तरीके से जो है हम लोग रिसीप्शन पेमेंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इतना पे मैं आपको खत्म करता हूं, और मैं वैसे दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने पे फर्स्ट, क्योंकि वो मेरा पिछला वीडियो फर्स्ट वीडियो था, उसमें कुछ दिक्कतें आई थी, शायद लाइट की दिक्कतें आई थी या फिर मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, तो शायद इसमें आपको उस तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो। और भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बस पूरी तरीके से आप कमेंट करके लिख सकते हो, ये आपका अपना अधिकार है ना। ताकि, और दूसरी बात, इससे हम लोगों को भी ये बेनिफिट मिलता है कि आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग उसको सुधार करके जो है हम लोग उसको अच्छे से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करें। तो आज के लिए मैं इतना ही। इसके बाद जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में लेकर के आऊंगा, और उसको भी मैं डिटेल में जाकर के समझाऊंगा, ताकि वो भी जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो तब तक के लिए सबको नमस्कार, गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखिए, है ना, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।